अपने तरीके से ध्रुवीकरण की कोशिश करती हैं। जो हार जाता है वो कहता है कि दूसरे ने कर लिया, जैसे अरविंद जी जीत गए तो भाजपा हाथ मल रही है, ऐसे ही बंगाल में भी मल रही है। लेकिन मूल बात क्या है, अब मैं आपको वो जहां चर्चा आ गई है, यही हुआ तो हिमंत बिस्व शर्मा एक नेता है, कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। तरुण गोगोई जब मुख्यमंत्री थे तो माना जा रहा था कि नौजवान नेताओं में यही एक है जो आगे कांग्रेस ले जा सकते हैं, लेकिन तरुण गोगोई को अपने बेटे गौरव गोगोई को आगे बढ़ाना था इसलिए, और दूसरे जो नेता थे उसमें उन लोगों को नहीं पसंद आ रहे थे। राहुल गांधी चूंकि अपने कुत्ते को बिस्किट खिलाने में व्यस्त थे तो इसलिए नहीं सुना हिमंत बिस्व शर्मा का। ये जो चुनाव था जिसमें नरेंद्र मोदी का ब्रांड, अमित शाह की ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, सर्बानंद सोनोवाल का मुख्यमंत्री रहना, जब बदरुद्दीन अजमल ने अटैक शुरू किया तो दो बातें बहुत स्पष्ट तौर पर हिमंत बिस्व शर्मा कहते थे। एक तो ये कि हमारा पूरा चुनाव हमारी सरकार के काम पर है, नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं वो, और दूसरा मियां बनाम असमिया संस्कृति। अब दिल्ली से हम मियां बनाम असमिया कहते हैं तो हमको लगता है हम हिंदू मुसलमान बात कर रहे हैं, लेकिन वहां ये हिंदू मुसलमान नहीं है, यहां वो बाहर से आए हुए मुसलमान बनाम असम के लोग। और इसीलिए मैं जब वहां रहा सप्ताह भर तो मुझे जो दिखा कि जब 2016 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो सबसे पहला बड़ा जो नामों को बदलने का एक फैसला लिया था, वो जो जीएस हाईवे है, गुवाहाटी शिलोंग हाईवे है, वहां उसका नाम किया श्रीमंत शंकर देव पथ। और ऐसे ही हरिदेव पथ, ऐसे ढेर सारे जो वहां की पहचान से जुड़े हुए लोग हैं। भाजपा के घोषणा पत्र में है कि नाम घरों को 2.5 लाख रुपए का अनुदान देंगे। शंकर देव ने नाम घर बनाया था, संस्कृति, धर्म, साहित्य, परंपरा। मुझे लगता है कि बंगाल में वो सारी की सारी चीजें मिसिंग थी। प्रधानमंत्री जाके बोलते थे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, अमित शाह जाके बोलते थे, बड़े बड़े नेता बोलते थे, लेकिन असली बात क्या थी? बंगाल के लोगों को उनकी भाषा में यह बताने वाला कोई था क्या? स्थानीय विकास, स्थानीय संस्कृति और स्थानीय नेतृत्व। मैं सुबह से एक बात कह रहा हूं, पहले भी एक बार कही थी, फिर दोहरा रहा हूं, सब कुछ मोदी शाह अपने कांधे पर लेकर चलेंगे तो कई बार ऐसा होगा कि जब वो थक कर सुस्ताने के लिए उतरेंगे तो दूसरा कोई बाजी जीत जाएगा। सब अपने कांधे पर लेकर नहीं चल सकते, खूब सब अपने अपना ध्रुवीकरण कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय नेतृत्व, स्थानीय संस्कृति और स्थानीय विकास यानी आपका काम, वो बताना पड़ेगा। बंगाल में ये तीनों मिसिंग रहा। राइट। तो अब ये है कि चलिए ये तो हो गया, जो जेटली साहब अब जो हासिल करना चाहते थे फिलहाल तो बंगाल में नहीं हुआ। हाँ, आपकी सीट्स बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, लेकिन अब बीजेपी यहां से आगे कैसे जाएगी बंगाल में? वाजपेयी जी, हमने हासिल कर लिया है। ये गलतफहमी है कि हम जो हासिल करना चाहते थे वो नहीं किया। हमने सत्ता ही हासिल नहीं करी है, हमने वहां पर दिलों पर राज किया है। हमने बंगाल की जनता के विश्वास में मजबूती लेकर के आए हैं। बंगाल की जनता को एहसास हो गया कि अगर इस अव्यवस्था से कोई लड़ाई लड़ सकता है तो अब आप बोलेंगे क्योंकि अगर अव्यवस्था है तो उनको उतनी सीटें कैसे मिली, उसके बहुत सारे रीज़न हैं, वो लंबी चर्चा हो जाएगी। लेकिन बंगाल की जनता में के मनों में जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति आया है वही हमारी जीत है। और एक बड़ी संख्या में जो विधानसभा में हमारे विधायक बैठ करके बंगाल की जनता की लड़ाई लड़ेंगे वो हमारी दूसरी बड़ी जीत है। और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जो 3 पर होती थी उसको मुख्य विपक्षी दल के तौर पर, और ममता दीदी को रातों में नींद ना आने की जो वजह रही है, अगर वो वजहें हम बने हैं तो ये भी हमारी तीसरी जीत है। तो हम हर तरीके से जीते, हम हारे कहीं नहीं है। हमारी एंट्री बंगाल के अंदर हुई है। आने वाले वक्त में हम हर रोज़ हर मौके के ऊपर बंगाल की जनता के साथ खड़े हुए नजर आएंगे। ये हमारी चौथी जीत है। तो मुझे लगता है नहीं हम कहीं से हारे हैं, हम जीते हैं। और आगे आने वाले वक्त में पश्चिम बंगाल के अंदर जो अव्यवस्थाएं, असुरक्षा की भावना लोगों के मन में है, वो हम उन्हें एक मजबूती देंगे कि हम आपके साथ खड़े हैं और आपकी लड़ाई लड़ने वाले। तो एक कमेंट गौरी आपसे, जो बात राजीव जेटली कह रहे हैं कि एक तगड़ा विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और इतना आसान रास्ता नहीं रहेगा सरकार का, हर चीज़ को हाईलाइट करेंगे, चूँकि मतलब विपक्ष डबल इंजन वाला होगा इस बार। सरकार नहीं, विपक्ष डबल इंजन का होगा, केंद्र में और विपक्ष के तौर पे वहाँ पे, तो हर इशू को बड़े जोरदार तरीके से उठाया जाएगा। नीरज
जी कि बंगाल में अब मुख्य ऑपोजिशन इस वक्त सिर्फ बीजेपी होगी और लेफ्ट और कांग्रेस पूरी तरह से इस वक्त अपना पॉलिटिकल अस्तित्व भी खो चुकी हैं। एक बात मैं कहना चाहूंगी ध्रुवीकरण को लेके, ध्रुवीकरण जो है बंगाल राजनीति का हिस्सा बन चुका है पिछले कई वर्षों से। और सबसे पहले वो आया 2017 में, जब आपको याद हो ममता बनर्जी ने कहा था कि क्योंकि मुहर्रम है तो इसलिए दुर्गा पूजा के बाद दशमी वाले दिन विसर्जन नहीं हो पाएगा। और वही एक पहला पॉइंट था जहां से बीजेपी को बड़ी एंट्री मिली बंगाल पॉलिटिक्स में। 2019 में ज्यादा फायदा हुआ, 2021 में उसमें कम फायदा हुआ उनको इलेक्टोरली देखा जाए। बट ध्रुवीकरण की राजनीति तब से बहुत बड़े स्केल पर दोनों तरफ से हो रही थी। एक बात मैं कहना चाहूंगी, प्रशांत किशोर के बारे में बोला गया कि वो बहुत बड़े स्ट्रेटेजिस्ट है। देखिए वो एक मार्केटिंग एक्सपर्ट है, बट मार्केटिंग जो है सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट की हो सकती है, बुरे प्रोडक्ट को कोई मार्केटिंग गुरु सेल नहीं कर सकता। 2017 में वो यूपी चुनाव में उतरे थे, बट लेकिन वो तब जो है आपको भी पता है कांग्रेस के लिए उन्होंने पैरवी करी, उन्होंने मार्केटिंग करने की कोशिश करी, बहुत बड़ा स्लोगन भी निकला था यूपी के लड़के, अगर आपको याद हो, अखिलेश और राहुल गांधी को लेके क्या नंबर थे, डबल डिजिट्स पे भी नहीं आ पाए थे। तो प्रशांत किशोर एक बहुत अच्छे मार्केटिंग गुरु हैं, बट प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। इसमें ममता बनर्जी एज अ प्रोडक्ट अच्छी थी, इसलिए जो है फाइनली लोगों को वो वापस उन्होंने उनको जिताया है और ज्यादा बहुमत से जिताया है एज कंपेयर टू लास्ट टाइम। राइट, तो यहां पर इस चर्चा को, यानी इस चर्चा के पहले फेज को विराम देंगे और एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आज जाते जाते यही है कि बंगाल में ममता दीदी की सरकार तय है, उसी तरह केरल में फिर से लेफ्ट की वापसी है और असम में बीजेपी का कमल फिर से खिला है। तमिलनाडु में बदलाव है, डीएमके सत्ता पे काबिज होगी और पुडुचेरी में एनडीए। तो चलिए इसी के साथ लेते एक छोटा सा ब्रेक। चर्चा को अब धीरे धीरे और विस्तार के साथ खोलेंगे, कुछ और बारीक पहलुओं में जाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।